हेलो साथियों, कैसे हैं आप सब। आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज फोल्डर। साथियों, आज की इस वीडियो में एंड तक आप बने रहिएगा। मैं आपको बताऊंगा कि पीएमएलए एक्ट क्या होता है, द हेवन कंट्री टैक्स के मामले में क्या होती है, एफएटीएफ क्या होता है, साथ में ग्रे लिस्ट क्या होती है, आतंकवादी फंडिंग कैसे की जाती है, और साथ में ब्लैक मनी क्या होती है और मनी लॉन्ड्रिंग क्या होती है। ये तमाम ऐसे पॉइंट है जो आज हर किसी को जानने चाहिए। आपने देखा होगा कि पिछली सरकार में मनी लॉन्ड्रिंग का दिल्ली सरकार के ऊपर भी आरोप लगा था। मनी लॉन्ड्रिंग क्या है, ब्लैक मनी क्या है, टैक्स सेविंग क्या है, और किस तरह हवाला किया जाता है, और किस तरह देश से विदेशी कंपनियों को फंड भेजा जाता है, सेल कंपनियां क्या होती हैं, और किस तरह से देश में जो अर्थव्यवस्था उसको गिराने का काम करती है। इन तमाम टॉपिक पर हम बात करेंगे। अगर आप कुछ नया सीखने में रुचि रखते हैं तो मेरा पूरा विश्वास है कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी। साथियों, हम शुरुआत करेंगे इसकी पहले स्टेप से। कमाई। भारत में अगर आपकी 5 लाख रुपए कमाई है तो आपको कोई टैक्स नहीं देना है। 5 लाख रुपए से ऊपर ही टैक्स लगता है। 5 लाख रुपए तक आपको कोई भी इनकम टैक्स नहीं देना होता है। और आपकी अगर सालाना इनकम 20 लाख रुपए है तो आप जीएसटी के दायरे में आते हैं, और किसी विशेष राज्य में रहते हैं तो 10 लाख की आय पर सालाना आप जीएसटी के दायरे में आते हैं। साथियों, होता क्या है कि जैसे मान लीजिए मैं टीचर हूं, मैंने 10 लाख रुपए कमाए, तो 10 लाख रुपए पर हुआ क्या, साल भर में 18% जीएसटी लग गया और करीब 30% उस पर टैक्स लग गया, इनकम टैक्स। अब ये कुल मिला के हो गया लगभग 50%। यानी मैंने 10 लाख रुपया जो कमाया उसका 5 लाख रुपए मैंने टैक्स दे दिया। साथियों, ये तो हुई चलो लाखों में बात। अगर मान लीजिए किसी कंपनी ने 100 करोड़ कमाए तो उसको साल में 50 करोड़ रुपए टैक्स के रूप में भारत सरकार को लौटाने होंगे। और जब लौटाने वाले व्यक्ति को जरूरत पड़ती है या कोई बीमारी आती है, कोई ऐसी क्राइसिस आते हैं, तो उसके साथ विशेष कोई ट्रीटमेंट नहीं होता। जो सामान्य हर किसी के साथ ट्रीटमेंट होता है उसको भी वही ट्रीटमेंट मिलता है। और आदमी कई बार ऐसे लालच में आ जाता है कि वो सोचता है यार, रिस्क मैंने लिया, कंपनी मैंने चलाई, लोन मैंने लिया और सारा जोखिम मैंने उठाया, दिन रात मेहनत मैंने की, भागदौड़ मैंने की, मैंने 10 करोड़ रुपए ईमानदारी से कमाए, लेकिन अब मैं सरकार को 5 करोड़ रुपए टैक्स क्यों दूं। यानी अपनी कमाई का लगभग आधा टैक्स देना पड़ता है। तो आदमी उस पैसे को डायरेक्ट अपने पास रख लेता है, येन प्रकरण करके, कच्ची बिलिंग दिखा करके। इसको कहते हैं ब्लैक मनी। ब्लैक मनी का अर्थ होता है जिस पैसे पर टैक्स नहीं दिया गया, जो पैसा सरकार की नजर में नहीं है, जो पैसा बैंक में नहीं है, जो पैसा आपका किसी ऐसे संस्थान में नहीं है कि जहां आपका आधार कार्ड लिंक हो, पैन कार्ड लिंक हो, आपका कोई ऐसा पहचान उसमें लिंक हो, उस जगह को हम ब्लैक मनी कहेंगे। और जहां आप बैंक में पैसा रखते हैं वो व्हाइट मनी होता है, क्योंकि सरकार की नॉलेज में होता है। जैसे ही मैं आपको यहाँ पर पॉइंट आउट कर दूं कि अगर आपका कोई बैंक खाता है और उस बैंक खाते में अगर आप वन टाइम में 10 लाख रुपए का ट्रांजेक्शन करते हैं तो आपके ऊपर नजर रहेगी। अगर आप 10 लाख रुपए से नीचे का साल भर में लाख, 2 लाख, 4 लाख का ट्रांजेक्शन करते हैं तो उस पर नजर नहीं रहती इतनी ज्यादा सख्ती के साथ। लेकिन जो लोग 10 लाख रुपए का ट्रांजेक्शन करते हैं उन पर विशेष तौर पर नजर रहती है कि आखिर वो कोई टैक्स चोरी तो नहीं कर रहे, या वो किस जरिए से इस पैसे को कमा रहे हैं। तो पहला कॉन्सेप्ट मैं क्लियर कर दूं कि 18% जीएसटी और 30% इनकम टैक्स, यानी कमाई का 50% ये इस तरह निकल जाता है। इसको बचाने के लिए जो लोग सरकार की नजर में पैसा नहीं लाते, अपने पास रख लेते हैं, उसको कहा जाता है ब्लैक मनी। तो ब्लैक मनी कोई काले रंग की नहीं होती, बस जिस पर टैक्स नहीं दिया जाए वही ब्लैक मनी होती है। एक कॉन्सेप्ट आप ये क्लियर कर लीजिए। दोस्तों, अब लोग करते क्या है टैक्स बचाने के लिए? टैक्स बचाने के लिए लोग हवाला बाजार का सहारा लेते हैं, या जिसको हुंडी बाजार कहते हैं उसका सहारा लेते हैं। अब हवाला बाजार कैसे काम करता है ये मैं आपको समझाना चाहता हूँ। मान लीजिए कोई व्यक्ति सऊदी अरब में काम करता है और वो 1 लाख रुपए महीना कमाता है और 1 लाख रुपए बैंक के थ्रू अपने घर भेजता है। तो बैंक में जैसे ही 1 लाख रुपए आएगा तो बैंक में आपका वोटर कार्ड लगा है, आधार कार्ड लगा है, आपका पैन कार्ड लगा है। तुरंत जैसे ही आप इनकम टैक्स के दायरे में आएंगे, सरकार आपको उसी समय जो है इनकम टैक्स आपसे काट लेगी। लेकिन वो व्यक्ति चाहता है कि मैं टैक्स बचा लूं, तो वो हवाला बाजार के किसी कारोबारी के पास जाता है और कारोबारी के पास जाकर कहता है कि ये पैसा हिंदुस्तान के अमुक अमुक राज्य में भेज दीजिए। तो हवाला कारोबारी क्या करता है कि उससे 1 लाख रुपए ले लेता है और बदले में 2 या 3% टैक्स काटते हैं, जो भी उनकी सेटिंग होती है। और वो एक कोड वर्ड बता देते हैं कि जिस व्यक्ति को पैसा लेना है उसको एक कोड वर्ड बता दो। जब हमारा एजेंट जाएगा वो उससे कोड वर्ड पूछेगा और वो कोड वर्ड बता देगा तो वो पैसा उसको डिलीवर कर देगा। तो दोस्तों, ये तो वो छोटा सा उदाहरण कि 1 लाख रुपए महीना। अब मान लीजिए किसी की कमाई ज्यादा है, किसी की विदेश में कंपनी है, वो भारत भेजता है 20 करोड़ रुपए, तो वो इसी तरह हवाला से आते हैं। और जब हवाला का पैसा इंडिया में डिलीवर होता है किसी भी व्यक्ति को, या किसी और कंट्री, इंडिया से भी बाहर पैसा जाता है तो इंडिया से बाहर डिलीवर होता है। ये मैंने उदाहरण दिया कि इंडिया से आता है या इंडिया से जाता है, ये उदाहरण के तौर पे मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। हर कंट्री के साथ होता है, हर स्टेट के साथ होता है। इवन दिल्ली से अगर आपको मुंबई जाना है और आपको 20 लाख रुपए ब्लैक मनी लेकर जानी है तो आपको डर लगता है कि रास्ते में लूटपाट हो जाएगी, तो ऐसे में भी अक्सर लोग हवाला का सहारा लेते हैं या हुंडी बाजार का सहारा लेते हैं।
और उनका पैसा सेफ मुंबई पहुंचता है और मुंबई जाके उस पैसे को रिसीव करते हैं, जबकि ये गैर कानूनी है। इसको जो लोग करते हैं वो अक्सर पकड़े जाते हैं। जब पुलिस की पकड़ में आते हैं तो पुलिस उन पर तमाम तरह के एक्ट लगा के उनसे जो कानून प्रक्रिया है वो पूरी भी करती है। तो दोस्तों ये हुआ हवाला। अब हवाले में जिस व्यक्ति ने सऊदी अरब में पैसा लिया या किसी कंट्री में पैसा लिया और वो इंडिया वाला व्यक्ति उसको पैसे दे रहा है उसके क्लाइंट को, तो वो लेगा कैसे वापस? क्योंकि पैसा तो सऊदी अरब में दिया गया, पैसा तो मान लीजिए इराक में दिया गया, पैसा ईरान में दिया गया, पैसा दुबई में दिया गया, या पैसा पाकिस्तान में दिया गया या नेपाल में दिया गया। अब वो भारत का जो एजेंट है वो पैसा कैसे ले? क्योंकि उसने डिलीवर किया पैसा, करोड़ों रुपए कर दिया। तो होता क्या है कि इंडिया के अंदर कुछ सेल कंपनियां बनाई जाती हैं। सेल से दोस्तों मैं आपको बता दूं, जैसे घोंगा, शंख, कछुआ, इनके कवच होते हैं, सेल जिसको बोला जाता है। जो सेल ही सेल होते हैं, अंदर कुछ भी नहीं होता। ऐसे ही कंपनी को नाम दिया जाता है सेल कंपनी। इसमें होता क्या है दोस्तों, भारत में ऐसी कंपनियां खोल दी जाती हैं, 10, 20, 50 कंपनियां ऐसी खोल दी जाती हैं जिसके अंदर कोई कारोबार नहीं होता। एक छोटी सी जगह किराए पर ले लेते हैं, वैसे ही अखबार वगैरह टायर जला देते हैं, कुछ धुआं कर देते हैं, कुछ ऐसे काम दिखा देते हैं, एक आदमी को बिठा देते हैं और वो सेल कंपनी करोड़ों रुपए की एफडीआई यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ले लेते हैं। एफडीआई के बारे में मैं किसी और वीडियो में आपको समझाऊंगा। एफडीआई होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। विदेश से पैसा आता है कंपनी में, सेल कंपनी में पैसा आता है। सेल कंपनी कुछ समय बाद अपने आप को घाटे में दिखा देती है और उसने मान लीजिए 100 करोड़ रुपए की कंपनी ने फंडिंग ली और ऐसी 10 कंपनी है तो भारत में 1000 करोड़ रुपया आया। आदमी ने क्या किया कि 10 कंपनियों को घाटे में दिखा दिया और वो 1000 करोड़ रुपया गबन कर गया और सरकार को लग गया चूना। सरकार को टैक्स जो मिलना था वो नहीं मिला। सरकार को करीब 500 करोड़ रुपए मिलने थे, लेकिन वो सेल कंपनियों के माध्यम से येन प्रकरण करके हेर फेर करके वो 500 करोड़ रुपए खा गया। जो दोस्तों ये सेल कंपनी के थ्रू पैसा आने की प्रक्रिया होती है, उसके बाद घाटा दिखाया जाता है, इसको बोलते हैं मनी लॉन्ड्रिंग, यानी पैसे को धोना। ब्लैक से व्हाइट कर लिया, ब्लैक मनी इंडिया में भेजी एफडीआई के जरिए, बाद में घाटा दिखा दिया, वो व्हाइट हो गई कि हमारा 1000 करोड़ रुपया वहां डूब गया, जबकि वो दूसरे रास्ते से किसी और व्यक्ति के पास पहुंच जाता है। इसको कहते हैं मनी लॉन्ड्रिंग। अब मैं आपको बता दूं कि मनी लॉन्ड्रिंग के नुकसान क्या होते हैं कि जैसे सेल कंपनियां होती है, सेल कंपनियां पैसा लेने के बाद में कई बार टेरर फंडिंग में या देश की विरोधी जो गतिविधियां करने वाली एनजीओ होती है या कुछ इस तरह के संगठन होते हैं, उनको भी पैसा फंडिंग करती है। तो ऐसे में राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बन जाता है कि आखिर ये सेल कंपनियों से जो आया पैसा, इस पर लगाम लगाना जरूरी है। क्या पता ये 500 करोड़ आतंकवादियों के पास जा रहे हैं, क्या पता ये 500 करोड़ किसी अन्य संगठनों के पास जा रहे हैं जो देश विरोधी गतिविधियां करते हैं। तो ऐसे में लगाम कसने के लिए अब करा क्या जाए? देखिए, सऊदी अरब से पैसा भेजा तो यहाँ की पुलिस या यहाँ का जो इनकम जांच करने वाला विभाग है वो सीधा सऊदी अरब फोन करेगा और पूछेगा कि ये आपने सेल कंपनियों में कितनी सेल कंपनियों में पैसा भेजा है। वो तुरंत एकदम से डाटा निकाल के आपको दे देंगे। तो अब इसके लिए करते क्या है, जो इन्वेस्टर है वो भी बहुत चालाक है। वो करते क्या है कि ऐसी कंपनियों को जिनको टैक्स हेवन कहा जाता है, टैक्स हेवन से मेरा मतलब ये होता है कि कुछ ऐसे देश हैं जिनमें आप पैसा ले जाइए और वो उस पैसे को सोर्स कभी नहीं पूछेंगे कि कहां से आया, किसको दिया, वो कभी नहीं बताएंगे किसी को। वो इन्वेस्टर को ही सर्वोपरि रखते हैं। ऐसे कंट्री के नाम मैं बता देता हूँ, मॉरिशस है, आपका स्विट्जरलैंड है और लंदन। लंदन के साथ साथ कैमन आइलैंड में भी इस तरह के कानून है। ये 2-3 देशों के मैंने नाम आपको इस तरह के बताया कि जहां पर टैक्स हेवन कंट्री जिनको कहा जाता है कि वहां पैसा कैसे आया, कब आया, क्यों आया, इस बात से कोई मतलब नहीं है। वो अपना टैक्स लेते हैं। क्योंकि ये लोग करते क्या है, ये कंट्री करती क्या है कि इनके पास अपना इनकम का कोई ऐसा सोर्स नहीं है कि जिसके सहारे ये किसी और तरीके से जीविकाएं कमाए। ये दूसरों के पैसे पर ही टैक्स कमा करके अपनी जीविका चलाती हैं और वर्ल्ड में अच्छी खासी रैंक पर है। और कितनी कंट्री तो भारत से आगे है इसी तरह के काम करके। तो इसलिए इनको टैक्स हेवन कहा जाता है। अब टैक्स हेवन से होता क्या है कि आप समझिए कि अगर मान लीजिए लंदन ब्रिटेन की राजधानी, आपको पता है, सबको इसमें कोई बताने की आवश्यकता नहीं है। लंदन ब्रिटेन में एक ऐसा कानून बनाया गया कि हम जितने भी जो हमारे पास लोग आएंगे वो पैसा लेकर आएंगे, हम उन्हें मेहमान की संज्ञा देंगे, हम उन्हें एज ए गेस्ट ट्रीट करेंगे और गेस्ट के साथ कभी जबरदस्ती नहीं की जा सकती कि आप पैसा कहां से लाए, आपने क्या किया, ब्लैक मनी, मनी लॉन्ड्रिंग, सेल कंपनी, वो कुछ नहीं पूछेंगे और सिर्फ अपने यहाँ इन्वेस्ट करने का मौका देंगे, साथ में सुरक्षा भी देंगे। तो आपने देखा होगा अक्सर मैं नाम लेके वीडियो को कंट्रोवर्सी में लाना नहीं चाहता। जितने लोग भारत से भागते हैं वो लंदन ही क्यों भागते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा कि वो टैक्स हेवन कंट्री है, वहां उनसे कोई सवाल जवाब नहीं किया जाएगा और ना ही उन्हें भारत को सौंपा जाएगा जब तक कोई विशेष संधि ना हो जाए। तो इसलिए ये लोग लंदन का सहारा लेते हैं। अब आपने जीएसटी समझ लिया, अब आपने इनकम टैक्स समझ लिया, अब आपने हवाला समझ लिया, अब आपने मनी लॉन्ड्रिंग समझ लिया, अब आपने सेल कंपनी समझ लिया। अब होता क्या है कि पूरा देश के साथ साथ पूरा विश्व
आतंकवाद के खतरे से जूझ रहा है। आज हर कंट्री से ग्रसित है और भयभीत है। तो अब होता क्या है कि 1989 में एक एक्ट आया, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, FATF 1989 में आया। इसका काम क्या है कि ये सेल कंपनियों पर नजर रखते हैं और जिस कंट्री पर भी इनको शक होता है ये उसको जांच के दायरे में लाते हैं। जांच के दायरे में लाने के बाद ये उसको ग्रे सूची में डाल देते हैं। जैसा आपने सुना होगा कि पाकिस्तान को ग्रे सूची में डाला गया, इस पर मैं अभी थोड़ी देर में बात करूंगा। उससे पहले मैं एक दूसरे एक्ट की और बात बता दूं जिसको 2002 में लाया गया, प्रिवेंट मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, PMLA। यानी इसका अर्थ होता है प्रिवेंट मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, जो कि दिल्ली सरकार में अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया पर भी यही लगाया गया था कि इन्होंने कथित शराब घोटाला जो था उसमें मनी लॉन्ड्रिंग की है। तो PMLA एक्ट में होता क्या है कि PMLA एक्ट में जब विदेश से पैसा आता है सेल कंपनियों में, तो PMLA बहुत ज्यादा कारगर साबित नहीं होता और ना ही बहुत ज्यादा तथ्य जुटाने में सक्षम होता है कि वह उस तरह की कार्रवाई कर सके। उसको कहीं ना कहीं कई बार मजबूर होना पड़ता है। तो ऐसे में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF ज्यादा कारगर साबित होता है और वही निगरानी करता है। तो मैंने आपको बताया कि वो ग्रे सूची में डाल देता है। अब ग्रे सूची में कोई एक देश नहीं है, 23 कंट्री है। हाल ही में नेपाल को भी इसमें डाला गया और फिलीपींस को इस सूची से हटाया गया है। देखिए, ग्रे कुछ समय के बाद में करते क्या है कि जांच करने के बाद उसको हटा देते हैं। फिलीपींस इसका जीता जागता उदाहरण है कि फिलीपींस को इस सूची से हटाया गया। अल्बानिया, बारबाडोस, बर्किना फासो, कैम्बोडियन, कैमरून, कार्गो लोकतांत्रिक गणराज्य, हाइती, जमैका, जाइन, लाओस, माली, मोजाम्बिक, नेपाल, नाइजर, नाइजीरिया, सेनेगल, दक्षिण सूडान, सीरिया, तंजानिया, तुर्की, युगांडा, यमन और फिलीपींस को इस सूची से हटा दिया गया है। तो दोस्तों, ग्रे लिस्ट में आने पर होता क्या है कि जब कोई कंट्री किसी ग्रे लिस्ट में आ जाती है, यानी FATF की जांच के दायरे में आ जाती है, तो उस कंट्री को शक की नजर से देखा जाता है कि यहाँ आतंकवादी घटनाओं को रोकने में ये देश नाकाम है और उसके लिए फंडिंग करता है। तो उसके बाद होता क्या है कि जो अंतरराष्ट्रीय समुदाय है वो वहां काम करना बंद करता है और जब कोई भी विदेशी कंपनी निवेश नहीं करती तो GDP गिरती है और GDP गिरती है तो शेयर मार्केट धड़ाम हो जाता है। यानी वो देश पूरी तरह बर्बाद हो जाता है क्योंकि वहां विदेशी निवेश आना लगभग बंद हो जाता है। अगर फिर भी वह देश नहीं सुधरता है और ग्रे लिस्ट में भी वो अपनी प्रक्रियाएं जारी रखता है तो उसको फिर ब्लैक लिस्ट में डाला जाता है। ब्लैक लिस्ट में डालने के लिए भी यही प्रक्रिया की जांच के दायरे में उसको पूरा किया जाता है और ब्लैक लिस्ट में होने के बाद फिर उसके साथ कोई भी बैंक या कोई भी देश व्यापार नहीं करता। उत्तर कोरिया, म्यांमार और ईरान, ये तीनों ब्लैक लिस्टेड हैं, यानी ये ग्रे लिस्ट से भी एक स्टेप आगे हैं। दोस्तों, होता क्या है कि अगर आपको मान लीजिए थोड़े टाइम के लिए लोन चाहिए, किसी भी देश में व्यापारी को या कंट्री को चाहिए, तो उसके कई प्रोविजन है। आप IMF से लोन ले सकते हैं। अगर आपको 10 या 20 साल के लिए चाहिए तो आप वर्ल्ड बैंक से ले सकते हैं। अगर आपको एशिया के लिए चाहिए, यानी आप एशिया की किसी कंट्री में रहते हैं, अगर एशिया में लोन चाहिए तो आप एशिया डेवलपमेंट बैंक से भी ले सकते हैं, यानी ADB से भी ले सकते हैं। आप IMF से ले सकते हैं, आप वर्ल्ड बैंक से ले सकते हैं, आप एशिया डेवलपमेंट बैंक से लोन ले सकते हैं। दोस्तों, ये वीडियो आपको टैक्स को लेके, स्लैब को लेके, मनी लॉन्ड्रिंग को लेके, ब्लैक मनी को लेके कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस वीडियो में जो कमियां रही उनको भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा ताकि मैं अगली वीडियो इससे बेहतर कर सकूं। नमस्कार।